चलो बच्चों, कैसे हो आप? तो अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, कुछ उदाहरण लिए थे केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस के। अब हम डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस हम डिफरेंस करते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो इस परिवर्तन में किसमें, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, उसकी स्टेज में, रंग में व गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें रासायनिक गुणों व उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? रासायनिक संगठन में चेंज होता है। ठीक है, उसकी आंतरिक जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज होता है केमिकली में। इसके अंदर केमिकली प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता। देखिए, परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूं, जैसे रबर है या स्प्रिंग है, उसको हमने जैसे उसको खींचा, खींचने पर वो फैल गया, उसकी अवस्था में चेंज हो गया। ठीक है, और जैसे ही हमने पुनः बल को हटाया तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ये जब परिस्थितियां लगाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं और परिस्थितियां हटाते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्टेज में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, देख, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो अनउत्क्रमणीय होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इररिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी होते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्टेबल या स्थायी होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें नया कोई पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है रिएक्शन होने के उपरांत नया पदार्थ बनता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहे का चुंबक बनना, फिजिकल चेंज में लोहे का चुंबक बनना। हम जब किसी लोहे से पेचकस से बार बार चुंबक से चिपकाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि छोटे छोटे पेच उस जो आपके पास स्क्रू होता है या पेचकस होता है उसे चिपकने लग जाते हैं, तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, चुंबकीय प्रेरण के कारण। ये जो गुण आते हैं चुंबकीय, ये टेम्परेरी होते हैं। अगर टच नहीं कराएं काफी दिनों तक तो ये गुण समाप्त हो जाता है, जो चुंबकीय गुण होता है। उसी प्रकार नौसाद्र का ऊर्ध्वपातन, नौसाद्र का ऊर्ध्वपातन मैंने बताया था, ये वापिस जो होता है नौसाद्र का, जो अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो वेपर में, गैस में बदल जाता है और ठंडा करने पर वापिस सॉलिड नौसाद्र में बदल जाता है। तो जैसे ही इसका पाउडर बनता है या गैस बनता है तो इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं होता। शक्कर का पानी में मिले, शक्कर जैसी है, पहले भी मीठी थी चखने पर और उसके अंदर घुलने के बाद में भी शक्कर में कोई चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार का जो वापिस अगर हम शरबत को गर्म करें, गर्म करने पर पानी पानी उड़ जाता है और शक्कर वापिस आपको मिल भी जाती है। तो इसमें भी इस टाइप से होता है कि जैसे ही नौसाद्र को गर्म करते हैं, नौसाद्र को वापिस ठंडा करने पर वापिस नौसाद्र पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाती है, तो उसके गुणों में कोई खास चेंज नहीं होता। तो मैं कभी कभी एक एग्जांपल और भी लिया करता हूँ कि लड्डू है, लड्डू को तोड़ दो तो लड्डू से पहले भी बूंदी को टेस्ट करके देख लो तो वो वैसा ही उसका टेस्ट होगा, मीठा होगा। और अगर लड्डू अगर हम खाएं भी तो भी उसका टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध को अगर जमा दें तो वो दही बन जाता है। दही को दूध में बदलना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, संभव नहीं होता। तो ये क्या है? अनउत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल प्रोसेस है।
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग गया, ये एक धीमी प्रक्रिया है वैसे, पर अगर एक बार जंग लग गया तो वापिस पुनः वैसा का वैसा लोहा प्राप्त नहीं होता। कोयले का जलना, कोयला जब जलता है, कार्बन कोयला होता है जो सॉलिड होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे देखो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या है और उसमें क्या अंतर होते हैं। तो आपको अब हमें चलना है मोस्टली रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और हम इसके बारे में करते हैं। तो अब देखिए कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो जब हम रासायनिक समीकरण कोई भी लिखेंगे तो इसमें पदार्थों के अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में इसको लिखा जाएगा। रसायन के जो तत्व परमाणु या अणु उनके रूप में इसको लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो अभिकारक भाग लेंगे वो एरो के निशान के पहले और जो अभिकारकों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको एरो के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरी बात, इसमें मास कंजर्वेशन का नियम लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मान लो कि हमने जैसे हलवा बनाया तो उसके अंदर 1 किलो जैसे आटा डाला, आधा किलो चीनी डाला और मान लो 1 पाव उसमें पानी डाला और आधा किलो मान लो उसमें लगभग घी डाला। तो ये सारी जितनी अमाउंट हुआ, मान लो 1 किलो और 2 और 2.25 किलो हो गया। तो 2.25 किलो जो हमने 3-4 चीजें डाली है वो क्रियाकारक हो गई और जो बना हलवा पूरा है वो 2.25 किलो का ही बनेगा। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इसको हम इससे समझ सकते हैं कि कार्बन को जब हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसमें आपको पता कार्बन जो थी वो 12 ग्राम है इसका परमाणु भार और ऑक्सीजन का 1 का 16 ग्राम है तो 2 का कितना हो जाएगा ऑक्सीजन अणु का 32 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो पहले 12 और 32 मिलके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जो अभिकारक है उनका 44 ग्राम ही है और जो बनने वाला उत्पाद है उसका भी 44 ग्राम हमें प्राप्त हुआ है। तो अभिक्रिया होने के पहले और अभिक्रिया होने के बाद में जो द्रव्यमान है वो संरक्षित होता है, न घटता है न बढ़ता है। तो तीसरी बात इसमें कह रहा है कि अभिकारकों क्रिया फलों को उसकी अवस्था दर्शाई जाती है कि ये गैस है। जैसे इसमें अगर मैं दर्शाऊं तो यहाँ पे सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी गैस है। तो इस प्रकार से भी इसको रासायनिक समीकरण में दर्शाया जाता है लिखते समय। और नेक्स्ट है इसमें ताप, दाब और उसके बारे में बताया जाता है, कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। तो वो भी एरो के ऊपर ही बताया जाता है कि तापमान कितना रखा है, इस पर दाब कितना लगाया है, वो सारी चीजें। इस प्रकार ऊष्माक्षेपी है, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया जाता है। तो उसी प्रकार रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। तो देखो अनुमान विधि के द्वारा कैसे संतुलित किया जाता है वो थोड़ा आप देख लें। तो देखो आप इसको हिट एंड ट्रायल विधि भी इसको कहते हैं। मैं इसको बोलता हूं, लिख देता हूं कौन सी विधि है, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसको देखो इस टाइप से हम करें। देखिए
देखो हमने ले ली प्रोपेन, ये प्रोपेन का सूत्र है, इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो कार्बन 3 हो उसको प्रोपेन। ये धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप इन फार्मूलों के अभ्यस्त हो जाओगे, बार बार करने से ही आपको ये याद भी हो जाएंगे। और हमने ले लिया इसके अंदर, इसको जलाया, प्रोपेन गैस को हमने जलाया ऑक्सीजन की स्थिति में। तो जैसे ही इसको हमने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया, ठीक है। और एनर्जी भी निकलती है। तो अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम कार्बन को लेंगे संतुलित करने के लिए, फिर हम हाइड्रोजन को लेंगे, फिर ऑक्सीजन को लेंगे। इस प्रकार से हम इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन को लेते हैं। इधर कार्बन कितने? 3 हैं और इधर कार्बन कितना बेटा? 1 है। तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो कार्बन इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को करते हैं हम। तो हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हाइड्रोजन के 8 करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 से गुणा करते ही हाइड्रोजन तो 8 हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने हुए? ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 4 दूनी 8, 8 और 14। यहाँ पे क्या हो गए? ऑक्सीजन यहाँ पे 14। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ही है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 7 से। तो यहाँ पे भी 14 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये जो है अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई लगती है। अब देखिए कि इसके अंदर जो आपके 2 कमियां भी है, रासायनिक समीकरण की 2 कमियां क्या क्या है? 1-2 कमियां भी इसकी लिमिट्स भी है। तो वो लिमिटेशन कौन कौन सी होती है वो भी देख लीजिए आप। कि एक तो समीकरणों में, रासायनिक समीकरणों में इसकी सीमाएं या रासायनिक समीकरण की क्या है कमियां। कि पहली कमी तो ये है कि इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके बारे में पूर्णता की बारे में इसमें पता नहीं चलता भी रासायनिक अभिक्रियाएं कब पूरी हो गई। ये इसके अंदर हमेशा से क्या रहा, एक कमी रही है इसकी, कि इसमें पूर्णता के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। दूसरा कि अभिकारकों की सांद्रता और तो अभिकारकों और क्रियाफलों की सांद्रताओं के बारे में इसमें जिक्र नहीं होता। तो ये 2 चीजों की इसमें कमी रही है। तो अगर कमी के बारे में पूछे तो यह अभिक्रिया की पूर्णता को, यह अभिक्रिया की पूर्णता को व्यक्त नहीं कर सकती। कौन? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में ये पता नहीं चलता कि कंप्लीट कब हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें अभिकारकों व प्रोडक्ट उत्पादकों की कंसंट्रेशन के बारे में, सांद्रताओं के बारे में क्लियर नहीं है, स्पष्टता नहीं दर्शाते। तो इन चीजों की इसके अंदर क्या होती है बेटा? कमी रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें जो है आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन करें और अच्छी तरह समझ भी गए होंगे आप। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट जो होगा केमिकल रिएक्शंस होगी। अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस कौन कौन सी है, जिससे संयुग्मन है, अपघटन वियोजन है, ऑक्सीकरण है या फिर विस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम स्टेप टू स्टेप अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा। तब तक के लिए आपसे मैं
विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।